हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट की इस सीरीज़ में हम आपको क्लियर करेंगे कि कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है। ये बहुत सारे लोगों को इल्यूशन और कन्फ्यूजन रहता है कि जो कंपनी ये टाइम टाइम पर जो इवेंट अनाउंस करती रहती है, एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट क्या रहता है। दरअसल कॉर्पोरेट एक्शन होता क्या है कि कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहती है, जैसे कि उसको कोई एक्सपेंशन करना है या नंबर ऑफ शेयर का फ्लोटिंग मार्केट के अंदर ज़्यादा बढ़ाना है या किसी कंपनी को एक्वायर करना है या फिर कुछ प्रॉफिट्स हुए, प्रॉफिट्स में से अपने शेयर होल्डर्स को कुछ इशू करना है, कुछ बोनस लेकर आना है, कुछ और चीज़ लेकर आनी है। तो ये सारे के सारे जो भी एक्शंस होते हैं जिससे कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर उसमें चेंजेस होते हैं, उसकी फेस वैल्यू में चेंजेस हो या फिर उसके नंबर ऑफ शेयर जो फ्लोट हो रहे हैं मार्केट में उसके अंदर चेंजेस हो या फिर दूसरे चेंजेस, तो ये सारे के सारे चेंजेस होते हैं कॉर्पोरेट एक्शन के तहत। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो कंपनी इस तरीके के इवेंट ऑर्गेनाइज करती रहती है, इस तरह के इवेंट अनाउंस करती रहती है जिससे कि मूलभूत रूप से जो उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रहता है कंपनी का उसमें बदलाव आते हैं, उसकी बैलेंस शीट में चेंजेस आते हैं, उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं और इन्वेस्टर्स पर भी इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई बार सही इंपैक्ट पड़ता है, कई बार नेगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ता है, कई बार इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि क्या कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी ने अनाउंस किया है। अगर कुछ ऐसे एक्शंस अनाउंस किए हैं जिसका इन्वेस्टर्स की वेल्थ पर सीधा पॉजिटिव फर्क पड़ता है तो उनका शेयर्स में एप्रिसिएशन होता है या उनकी वेल्थ में इंक्रीजन होता है। अदरवाइज कुछ ऐसे कॉर्पोरेट एक्शंस भी होते हैं जिनसे कि उनकी वेल्थ पर कुछ डाउन साइड इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम बात करते हैं कि कॉर्पोरेट एक्शन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस बेसिकली जैसे कि डिविडेंड, मैं आपको पहले एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि कौन कौन से कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी द्वारा अनाउंस किए जाते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, बोनस डिक्लेयर हो गया, स्टॉक स्प्लिट हो गया, रिवर्स स्प्लिट हो गया या फिर उसको बोलें स्टॉक कंसोलिडेशन हो गया या फिर उसको राइट इशू हो गया, मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया, बायबैक पॉलिसीज हो गई। तो स्टार्ट करते हैं हम डिविडेंड से। कंपनी क्या करती है, जो कंपनी का जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है और लगातार वो प्रॉफिट्स बनाती हुई जा रही है, तो जो कंपनी लगातार प्रॉफिट्स बनाती है तो वो अपने इन्वेस्टर्स को क्या अनाउंस करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है। एक इन्वेस्टर की वेल्थ में दो तरीके से एप्रिसिएशन आता है। दो तरीके से कैसे एप्रिसिएशन आता है, एक एप्रिसिएशन तो आता है कि जो स्टॉक उसने उस कंपनी के खरीद रखे हैं उनके प्राइस में इंक्रीमेंट, यानी कि प्राइस उनका ऊपर की तरफ जा रहा है तो उनका जो नेट कैपिटल था वो इंक्रीज होता है, जो पोर्टफोलियो उसका वैल्यू बढ़ता है। दूसरा, उस कंपनी से क्या प्रॉफिट मिलता है शेयर होल्डर्स को। जो प्रॉफिट वाली कंपनीज होती हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं। डिविडेंड क्या होता है, लाभांश होता है, यानी कि लाभ का एक हिस्सा। सपोज कि कंपनी ने 10 रुपये कमाए, 10 रुपये डिविडेंड अनाउंस किए, 10 रुपये में से 5 रुपये उसने अपनी कंपनी के एक्सपेंशन में लगाए और 5 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया। यानी कि मेरा कहने का मतलब था, यानी कि 10 रुपये कंपनी ने अगर अर्न किया है तो 5 रुपीज़ आपको फ्लोट कर दिया एज ए डिविडेंड और 5 रुपीज़ एज ए एक्सपेंशन उसमें री इन्वेस्ट कर दिया कंपनी के अंदर। और डिविडेंड डिक्लेयर कैसे होते हैं, डिविडेंड दो तरीके से डिक्लेयर होते हैं, एक तो रहता है इंटरिम डिविडेंड और दूसरा रहता है फाइनल डिविडेंड। वैसे तो अमूमन ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, साल में एक बार डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं जिसे बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। लेकिन कभी कभी कंपनी को एक्सेस प्रॉफिट्स हो जाते हैं और वो अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर देती है। तो जो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो साल के बीच में भी डिक्लेयर हो जाता है और जो साल के अंत में जो डिक्लेयर होता है उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। अब डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में क्लाइंट को डिविडेंड मिलता कैसा है, कौन से ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको वो डिविडेंड मिलता है। क्योंकि शेयर मार्केट में तो बहुत सारे इन्वेस्टर ट्रेड कर रहे होते हैं, ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे होते हैं, सबको डिविडेंड नहीं मिलता। तो डिविडेंड में क्या रहता है, कुछ ऐसी डेट्स होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। उन डेट पर अगर हम उस सिक्योरिटी के अंदर हैं, उस स्टॉक के अंदर हैं, तब हमें डिविडेंड मिलता है। सबसे पहली चीज़ क्या रहती है, डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है कि ये डिविडेंड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देने वाली है। उसके बाद क्या रहता है, एक रहता है एक्स डेट। एक्स डेट कौन सा डेट होता है, जिस डेट को वो शेयर होल्डर के पास में वो शेयर होने चाहिए। यानी कि उस तारीख के बाद तो आपके पास हैं तो ठीक है, लेकिन उस तारीख से पहले से ही आपके पास में वो शेयर होने चाहिए। अगर एक्स डेट के बाद आपने शेयर परचेज करें तो आपको डिविडेंड जो कंपनी डिक्लेयर करेगी उसमें आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। यानी कि एक्स डेट पर या एक्स डेट से पहले आपके पास में डिविडेंड यानी कि शेयर होने चाहिए उस कंपनी के, जो कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। अगली चीज रहती है रिकॉर्ड डेट और क्लोजर डेट। बुक क्लोजर डेट कौन सी होती है, जिसमें कंपनी अपने बुक्स को मेंटेन करती है। यानी कि एक्स डेट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, एक्स डेट पे जो जिनके पास में वो शेयर्स हैं उनको
डिविडेंड मिलेंगे। लेकिन फाइनली क्या करती है कंपनी, फिर अपनी बुक्स को तैयार करती है। उस बुक्स में क्या करती है, अपनी सारी एंट्रीज लेती है कि एक्स डेट के ऊपर किस किस शेयर होल्डर के पास में शेयर्स थे। उसके बाद शेयर्स को डिक्लेयर करने के बाद में उनका पे आउट कर देती है। और शेयर पर जो डिविडेंड जो पे आउट होता है, वो पे आउट होता कैसे, वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पे आउट होता है। यानी कि आपने कोई डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा रखा है, डीमैट अकाउंट आपका ओपन है और आप ट्रेड कर रहे हैं और आपके पास में वो इन्वेस्टमेंट के रूप में आपका शेयर उसमें पड़ा हुआ है। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा, डिविडेंड डायरेक्ट आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आएगा, डिविडेंड आपको सीधा बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा, आप उसको बैंक अकाउंट से निकाल सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स डिविडेंड वाले शेयर्स में ही अपना पैसा लगाते हैं और सिर्फ वो अपनी कैपिटल एप्रिसिएशन जो होता रहता है उसको एक साइड होल्ड कर देते हैं और डिविडेंड के पैसे से अपना काम चलाते रहते हैं। तो इस तरीके से डिविडेंड का प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। अगली चीज़ क्या रहती है, अगला कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट क्या रहता है, कॉर्पोरेट एक्शन कौन सा होता है, स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट कैसे होता है, कई बार किसी पर्टिकुलर शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस बढ़े हुए प्राइस पर कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है, ये सोचने लग जाती है कि इसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम है, उसमें लिक्विडिटी जाहिर सी बात है कम आ जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं एमआरएफ के शेयर का, इतना बड़ा प्राइस है उसका, बहुत कम लोग उसमें ट्रेडिंग के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं ट्रेडिंग के लिए कम, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है। उतने पैसे में कोई छोटे स्टॉक के बहुत नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा वो ले पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करती है कंपनी, स्टॉक को स्प्लिट कर देती है। और स्प्लिट कैसे करती है कंपनी, वो एक के बदले में एक शेयर भी स्प्लिट कर देती है, एक शेयर के बदले में 2 शेयर भी कर देती है, एक के बदले में 3 या एक के बदले में 4। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर हैं और कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया तो 1:1 में अगर स्प्लिट किया तो आपको 100 शेयर हैं, 100 और आपको मिल जाएंगे। आपको टोटल कितना हो जाएगा क्वांटिटी, 200। अगर उसने 200 डिक्लेयर किया यानी कि 1:2 डिक्लेयर किया तो आपको एक के बदले में 2 शेयर और मिल जाएंगे, यानी कि आपको कितना हो गया टोटल क्वांटिटी 300। 1:4 अगर उसने अनाउंस किया तो आपको 400 क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको एज एन इन्वेस्टर जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है जिसको उसने स्प्लिट किया है, यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स तो आपके बढ़ जाएंगे लेकिन नेट कैपिटल एप्रिसिएशन यहाँ पर नहीं होगा। नेट कैपिटल एप्रिसिएशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके प्राइस में भी उसी रेशियो के अंदर करेक्शन आएगा। यानी कि आपने 100 रुपीज़ का कोई शेयर ले रखा था और उसको 1:1 में उसने स्प्लिट कर दिया तो आपका शेयर का प्राइस रह जाएगा 50 रुपीज़। शेयर तो आपको डबल हो गए, 200 हो गए 100 से, लेकिन प्राइस क्या हो गया 50 रुपीज़। पहले प्राइस क्या था 100 रुपीज़। ठीक ये वैसे ही बात होगी कि जैसे कि मैं आपको 100 रुपीज़ देता हूं और आप मुझे 2 50 के नोट आप वापस कर देते हैं, लेकिन नेट अमाउंट क्या हुआ, नेट अमाउंट 100 रुपीज़ ही मेरे पास है, 100 ही आपके पास है। मैं आपको 100 देता हूं, आपने 25 मेरे को 4 बार में वापस कर दिए, 100 ही हुआ। तो जितना भी स्टॉक स्प्लिट होता है उसमें ना तो उसके कैपिटल पे कोई फ़र्क पड़ता है, ना नेट वर्थ पे कोई फ़र्क पड़ता है शेयर होल्डर की पर, और उसका प्राइस भी उसी रेशो में प्रोपोर्शनेट डिवाइड हो जाता है। 1:4 किया तो 100 का शेयर जो था उसका प्राइस रह गया 25। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें इसकी फेस वैल्यू भी स्प्लिट होती है। किसी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये तो यहाँ पर रह जाएगी 2.5 रुपये या 5 रुपये रह जाएगी 1:1 में उसको अगर अनाउंस किया तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इसकी बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में फ़र्क देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू आप जानते हैं जिसको जो स्टॉक का ओरिजिनल वैल्यू होता है, वो भी स्प्लिट हो जाता है, वो भी आधा हो जाता है। दूसरा रहता है स्टॉक रिवर्स स्प्लिट। अब रिवर्स स्प्लिट में क्या होता है, आप इसको रिवर्स स्प्लिट कहिए या स्टॉक कंसोलिडेशन कीजिए। स्टॉक कंसोलिडेशन में क्या रहता है कि कई बार क्या रहता है, स्टॉक का प्राइस इतना कम हो जाता है मार्केट के प्रेशर्स पर या दूसरी न्यूज़ के कारण या जो भी रीज़न रहे हों, उसमें ट्रेडिंग होते होते उसका प्राइस इतना नीचे आ जाता है कि कंपनी को वो अंडर वैल्यूड लगने लगता है, वो प्राइस काफ़ी अंडर वैल्यूड लगता है। तो कंपनी को क्या लगता है कि इसका प्राइस कुछ उठना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स का फेथ इसमें वापस से बने। 2-3 कारण होते हैं। एक कारण और रहता है कि जब लगातार उसका प्राइस लगातार स्प्लिट होता जाता है, टूटता जाता है या फिर करेक्शन आती जाती है और वो छोटा उतना छोटा हो जाता है कि वो पैनी स्टॉक बन जाता है। पैनी स्टॉक बनने के बाद में पैनी स्टॉक पर लोगों का एक ऑब्जर्वेशन जो रहता है, व्यू जो रहता है, वो काफ़ी नेगेटिव रहता है। पैनी स्टॉक्स के अंदर बहुत कम इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा बड़ा पैनिक क्या रहता है कंपनी को, क्योंकि अगर किसी का प्राइस बहुत ज़्यादा लेवल तक करेक्ट हो जाता है तो कंपनी को डीलिस्ट होने का प्रोबेबिलिटी बन जाता है। कभी भी सेबी उसको डीलिस्ट कर सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट से वो बाहर कर सकता है, क्योंकि उस टाइम पर वो इन्वेस्टर्स के लिए सेफ असेट नहीं रह जाती, वो पैनी स्टॉक बन जाता है और बहुत ही इरेशनल और उल्टे सीधे मूव उसमें आने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी बहुत
कम हो जाती है। स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, लिक्विडिटी इंक्रीज करनी होती है। यहाँ शेयर के प्राइस का जो करेक्शन होकर नीचे तक आ जाता है तो नेट जो अमाउंट रहता है एज पर द लिक्विडिटी वो बहुत श्रिंक हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो सकता है थोड़े ज़्यादा भी हों, लेकिन जब उसका रेट ही बहुत छोटा रह गया है, बहुत थोड़ा रह गया है, 1 रुपया 50 पैसा उसका रेट रह गया है सपोज दैट, तो वहाँ पर क्या रहता है कि नेट वर्थ उसका बहुत कम हो जाता है। अब उसमें क्या होता है, उसमें जॉबर्स के लिए, ऑपरेटर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। तो स्टॉक में क्या रहता है कि इरेशनल मूवमेंट आने का पॉसिबिलिटी बन जाता है। जब किसी भी स्टॉक के अंदर इरेशनल मूव आते हैं तो सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है इन्वेस्टर्स के ऊपर। इन्वेस्टर्स की जो कैपिटल होती है उसमें कहीं ना कहीं फिर बट्टा लगने का गुंजाइश बन जाता है। इन्वेस्टर्स रिस्क में आ जाते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी उनको डी लिस्ट भी कर सकती है। तो ये सारे पैनिक रहते हैं, तब उसको क्या करते हैं, स्टॉक रिवर्स स्प्लिट करते हैं, यानी कि स्टॉक कंसोलिडेशन, यानी कि उसका प्राइस ऊपर करते हैं। जो 2 रुपये का 3 रुपये का शेयर रह गया था उसको 50 रुपीज़ कर दिया, 70 रुपीज़ कर दिया। इस तरीके से उसको प्राइस में एप्रिसिएशन करके दोबारा उसको मार्केट में लिस्ट लेकर आते हैं, उसको दोबारा मार्केट में उस प्राइस पर आता है वो। उसमें प्राइस में जो करेक्शन होगी होती है, उस करेक्शन में वापस से उसको 50 टाइम मल्टीपल करना है, यानी कि 1 रुपये का शेयर था उसको 50 कर दिया, 60 कर दिया, 100 कर दिया और मार्केट में इशू कर दिया। ठीक है, स्टॉक कंसोलिडेशन हो गया, स्टॉक रिवर्स स्प्लिट भी हो गया और स्टॉक स्प्लिट भी हो गया। इसके बाद आता है बोनस। बोनस क्या रहता है, बोनस में और स्टॉक स्प्लिट के अंदर बेसिकली आधारभूत, अगर आप देखें एज एन इन्वेस्टर कि आपके ऊपर या आपके शेयर के प्राइस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, तो कोई अंतर नहीं है। बोनस भी वही चीज़ है और स्टॉक स्प्लिट भी वही चीज़ है। लेकिन बोनस क्या है, बोनस एक पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म कैसे, कई बार कंपनी क्या करती है, कंपनी को जब प्रॉफिट्स होते हैं तो कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करने की बजाय बोनस डिक्लेयर कर देती है। बोनस में क्या रहता है, बोनस में भी उसी तरीके से काम करता है। बोनस भी आपके पास 1 शेयर है, 1 के बदले में आपको 1 शेयर और इशू कर दिया, या 1 के बदले में आपको 2 शेयर और इशू कर दिया। प्राइसेस भी अकॉर्डिंगली उसमें डेप्रिशिएट हो जाते हैं। 1 के बदले 1 मिला, 100 का प्राइस था, 50 रह गया। नेट कैपिटल पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कंपनी क्या करती है, यहाँ स्टॉक स्प्लिट में क्या रहता है, जो टोटल नेटवर्थ रहती है, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रहते हैं वो उतने ही रहते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एडिशनल रिजर्व लेकर आती है। वो एडिशनल रिजर्व में से स्टॉक्स को इशू करती है, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर बढ़ता है, उसका नंबर ऑफ स्टॉक मार्केट में फ्लोटिंग बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात है, जो फेस वैल्यू होता है वो फेस वैल्यू यहाँ पर करेक्ट नहीं होता। जब भी कोई कंपनी बोनस लेकर आती है, इसका मतलब हुआ कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाई उसने, शेयर्स उसने मार्केट में ज़्यादा फ्लोट किए। अगर मार्केट के अंदर शेयर ज़्यादा फ्लोट किए तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इन्वेस्टर्स के अंदर जाता है कि कंपनी का कुछ फ्यूचर का एक्सपेंशन प्लान बहुत अच्छा है, कुछ कंपनी कुछ अच्छा सोच रही है, उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में वो पॉजिटिव चेंजेस जो कर रही है, इसका मतलब उसका फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत है। कंपनी तभी बोनस डिक्लेयर कर रही है। और बोनस कहाँ से डिक्लेयर करती है, वो अपने रिजर्व से, जो उसके पास में रिजर्व होता है उस रिजर्व से डिक्लेयर करती है। यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो अच्छा है और अभी फ्यूचर के जो प्लान है वो काफ़ी एक्सपेंशन के प्लान है उसके। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट की कंडीशन में क्या आता है, थोड़ा सा नेगेटिव थॉट माइंड के अंदर आता है कि स्टॉक को स्प्लिट किया जा रहा है। लेकिन बोनस में क्या रहता है, पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एक मैसेज लेकर आता है मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के लिए। और बोनस शेयर में कई बार देखने को मिलता है जब उसका शेयर का प्राइस हाफ कर देते हैं, यानी कि 1 शेयर के बदले में 1 शेयर इशू कर दिया, तो एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, 50। लेकिन मार्केट में उसका डिमांड बढ़ने के कारण, क्योंकि पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं इन्वेस्टर्स को, तो 52, 53, 54 रुपये भी वो प्राइस हो जाता है। तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर इन्वेस्टर को होते हैं। तो आपका रहा ये बोनस शेयर। अगला क्या रहता है, राइट इशूज। कंपनी राइट इशूज लेकर आती है। राइट इशूज बोनस से और स्प्लिट से दोनों से अलग है। राइट इशूज क्या रहता है, जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, यानी कि जिनके पास में पहले से शेयर होते हैं। और वो पहले से शेयर का कैसे पता लगता है, जैसे कि मैं भी एक एग्जांपल आपको डिविडेंड का दे रहा था मैं आपको, उसमें एक्स डेट होती है, रिकॉर्ड डेट होती है, बुक क्लोजर डेट होती है, डिक्लेरेशन डेट होती है और पे आउट डेट होती है। सेम उसी तरीके से वो सारी इसी हिसाब से डेट यहाँ भी होती हैं। जो एक्स डेट होती है, एक्स डेट के अंदर जो शेयर्स आपके पास में होते हैं वो कंपनी के बुक क्लोजर में जाते हैं, यानी कि कंपनी उनको शेयर होल्डर मानती है बोनस इशू करने के लिए, तो उनको बोनस इशू किया जाता है। और बोनस कैसे इशू किया जाता है, आपको एक शेयर है, 1 के बदले में आपको 1 शेयर और कंपनी ने दे दिया। वो कैसे दिया, जो शेयर आपके पास है उसका प्राइस है ₹100। कंपनी ने क्या आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया, आपको एक बेनिफिट दिया कि आप 1 शेयर और हमसे परचेज कर सकते हैं। आप हमारे पहले से शेयर होल्डर हैं, लेकिन जो अब की बार आपको अगला शेयर जो परचेज करना होगा उसे हम आपको ₹80 में दे देंगे।
यानी कि प्रेफरेंसेस मिले किसको, एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। वो 100 रुपीज़ में उस शेयर को होल्ड कर रहे थे, लेकिन मार्केट में क्या अनाउंसमेंट आया कि बोनस शेयर, राइट शेयर्स इशू हो रहे हैं, और राइट शेयर फिर हुआ उसको 80 रुपीज़ पर। यहाँ इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा हुआ, सीधा सीधा 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। लेकिन फिर भी ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है इन्वेस्टर की पर। इन्वेस्टर चाहे तो उस राइट शेयर को ले सकता है, इन्वेस्टर चाहे तो उस राइट शेयर को नहीं ले सकता, क्योंकि राइट शेयर लेने के लिए इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। उसको 80 रुपये का शेयर मिल रहा है, उसको 100 शेयर थे उसके पास में, 100 और उसको क्रेडिट हो गए, क्रेडिट हो जाते हैं तो, लेकिन 100 अगर वो क्रेडिट होते हैं तो उसको 80 के हिसाब से उस 100 का पेमेंट भी करना होगा। यानी कि अपॉर्चुनिटी तो रहता है, लेकिन अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर्स का उस शेयर के प्रति क्या रुझान है, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका फाइनेंशियल कंडीशन इस टाइम इन्वेस्टर का क्या है। तो टोटल ही डिपेंड करेगा डिस्क्रिप्शन पर इन्वेस्टर के कि वो राइट इशू को लेना चाहता है या राइट इशू को नहीं लेना चाहता। अगला कॉर्पोरेट एक्शन क्या हो गया, बायबैक। बायबैक क्या रहता है, बायबैक ऐसा एक प्रोसेस होता है, बायबैक की अनाउंसमेंट होते ही शेयर के प्राइसेस में एप्रिसिएशन होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि बायबैक कैसे अनाउंस किया जाता है, बायबैक तब कोई कंपनी अनाउंस करती है जब कंपनी को फ्यूचर में एक्सपेंशन के प्लान होते हैं उसके पास में बहुत अच्छे, यानी कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को बढ़ाना चाहते हैं, और प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कब बढ़ाते हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट में उनका स्टॉक अच्छा रिटर्न देने वाला है, यानी कि वो अपने ही स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे दूसरे इन्वेस्टर्स उस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे ही शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, जो प्रमोटर जो होते हैं, वो प्रमोटर अपने ही शेयर में और पैसा इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, अपने ही शेयर में वो शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को बढ़ाना चाहते हैं। वो क्यों बढ़ाना चाहते हैं, क्या मैसेज जाएगा मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर मैसेज जाएगा कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न को इसलिए बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इनके पास कोई अच्छा एक्सपेंशन का प्लान है। और होता भी यही है कि उनके पास कोई एक्सपेंशन का प्लान होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में उनके शेयर के प्राइसेस अच्छे खासे बढ़ने वाले हैं, तभी वो उसको बाय बैक करते हैं। और बाय बैक करने के लिए कुछ अमाउंट वो एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी रेडी होते हैं मार्केट में। ये ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू आता है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है, या फिर ओपन मार्केट से भी स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ये बाय बैक परचेज कर लेते हैं। तो 2-3 तरीके इनके पास में होते हैं शेयर्स को मार्केट से वापस अपने पास में लेने के। एक और बड़ा कारण इनके पास में होता है, कई बार होता है क्या है कि कोई एक इन्वेस्टर लगातार उस स्टॉक के अंदर पैसा लगाता जा रहा है, और पैसा लगाते लगाते उतना पैसा लगा चुका है उस स्टॉक में कि वो उसकी शेयर होल्डिंग काफ़ी बढ़ गई है। तो उन्हें डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि ये कंपनी को टेक ओवर कर ले, क्योंकि उसका स्टेक अगर बढ़ गया, प्रमोटर्स के स्टेक से ज़्यादा स्टेक उनका हो गया, तो वो कंपनी में उनसे बड़ा हिस्सेदार हो जाता है। और उनसे बड़ा हिस्सेदार होने के बाद में क्या रहता है, उसको टेक ओवर जैसी जो स्ट्रेस रहते हैं माइंड में प्रमोटर्स के, वो कंसर्न आ जाता है उनके दिमाग में। क्योंकि हो सकता है कि स्टेक होल्डर जो बैठे हुए हैं प्रमोटर, उनका 25-30% का स्टेक है, और कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर उसमें 30-35% इन्वेस्टमेंट कर चुका है उस शेयर्स के अंदर। तो यहाँ भी जब ऐसी कंडीशन आती है, या फिर किसी की मनसा ऐसी दिखती है कि कोई एक शेयर होल्डर उसमें लगातार इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाता हुआ जा रहा है और वो इसको टेक ओवर करने की जैसी स्थिति में पहुँच रहा है, तो यहाँ पर भी बायबैक वो अनाउंस कर देते हैं। लेकिन बायबैक क्या लेकर आता है इन्वेस्टर्स के लिए, पॉजिटिव वाइब्स। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या इंडिकेशन है, थम्स अप। जब भी बायबैक अनाउंस हो तब आपका शेयर का प्राइस अच्छा रहेगा, आपका प्राइस ऊपर जाएगा। अगला जो कॉर्पोरेट एक्शन होता है वो क्या रहता है, मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन क्या रहता है, जब दो कंपनी मिलकर एक कंपनी हो जाती है उसको बोलते हैं मर्जर। मार्केट की कंपटीशन से बचने के लिए कई बार दो कंपनी मिलकर एक कंपनी हो जाती हैं, जैसे कि वोडाफोन और आइडिया, ये दो अलग अलग कंपनी थी। मार्केट में जियो आया, जियो ने मार्केट को डोमिनेट करना स्टार्ट किया। अब कंपटीशन जियो से कंपैरिजन था बाकी कंपनीज़ का, बाकी कंपनी भी कंपटीशन में अपने अपने कुछ लेकर आ रही थी चीज़ें। लेकिन क्या किया, वोडाफोन और आइडिया दोनों कंपनी मर्ज हो गए, मिल गए, ताकि वो उसको कंपटीशन दे सकें जियो को, रादर देन कि वो आपस में कंपटीशन करें। तो उसके बाद क्या हुआ, वीआई बन गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या रहता है, वो मर्ज हो जाती हैं दो कंपनियां मार्केट के कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए। वोडाफोन और आइडिया दोनों ही कंपनी एक ही ओनर की हो चुकी थी। काफ़ी पहले आइडिया को वोडाफोन ने परचेज कर लिया था, लेकिन दोनों के दोनों फिर भी अपना बिजनेस अलग अलग बिजनेस कर रहे थे, अलग अलग बिजनेस करके एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे थे। मर्जर करने के बाद क्या हुआ, वो कंपटीशन दोनों का खत्म हुआ। अब उनका कंपटीटर कौन रह गया मार्केट में, जियो। अब दोनों मिलकर जियो के साथ में कंपटीशन करेंगे। तो ये कंडीशन रहती है मर्जर की। मर्जर के केस में क्या होता है, आइडिया का भी शेयर था मार्केट के अंदर, वोडाफोन का भी शेयर था मार्केट के अंदर। अब जो शेयर होल्डर आइडिया के थे वो उसमें मर्ज हुए, तो उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। वो शेयर्स कैसे उनको रेट करेंगे, वो शेयर्स कैसे वो शेयर्स ट्रेड करेंगे, क्या उसके ऊपर प्राइसेस पर इफेक्ट पड़ेगा,
ये भी कॉर्पोरेट एक्शन है, क्योंकि सीधी सी बात है, दो कंपनीज के शेयर होल्डर जब दो कंपनी इकट्ठा हो जाएंगी तो उनके शेयर्स किस हिसाब से काम करेंगे। दोनों के शेयर्स को ऐसा तो नहीं कि कहीं वोडाफोन को आइडिया के शेयर वोडाफोन में बढ़ाकर दे दिए जाएं, या फिर आइडिया को वोडाफोन के शेयर बढ़ाकर दे दिए जाएं, या जो भी वो अनाउंसमेंट करती है, जो भी वो अपना स्ट्रक्चर बनाती है, वो स्ट्रक्चर उसने बनाना है, लेकिन अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर होगा, इन्वेस्टर के ऊपर सीधा इंपैक्ट पड़ेगा जिन्होंने उन दो कंपनीज के अंदर पैसा लगा रखा है। अगली कंडीशन क्या रहती है? एक्विजिशन। एक्विजिशन में क्या रहता है? एक बड़ी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है, वो अपने में मिला लेती है उसको। इस कंडीशन में भी शेयर के प्राइसेस पर फर्क पड़ता है, शेयर होल्डिंग के पैटर्न के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जो कि मार्केट में कंपनीज द्वारा अनाउंस किए जाते रहते हैं, और जब भी कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है, इनका सीधा सीधा फर्क पड़ता है इन्वेस्टर के ऊपर। तो इन्वेस्टर्स को अपने आंख कान खोल कर रखने चाहिए। जब भी कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस हो, उस पर ध्यान रखना चाहिए कि कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस हुआ है, आपके पास जो स्टॉक है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, या जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस स्टॉक में इस अनाउंसमेंट से क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो आप ये सब चीज़ पर नज़र रखेंगे, ये सब चीज़ पर आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ, सिक्योर और एप्रिशिएट कर पाएंगे। आपने ये वीडियो मेरा अंत तक देखा, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने आपको कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में समझाने की प्रयास किया होगा, वो चीज़ें आपको आसानी से समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका विदिन 48 आवर आपको उसके रिप्लाईज भी आ जाएंगे। आपने वीडियो अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपने अगर इसको अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं स्टॉक मार्केट के टर्म्स नई नई आप तक पहुँचाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।